नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। क्लास नंबर 4 है ये आप लोगों का यूपीपीसीएस के प्रीवियस ईयर सेशंस के लिए। इसके अंतर्गत हम लोग कम से कम 10,000 क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें कि आज कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे। और ये वो क्वेश्चंस की सीरीज है जिसमें आप अगर पीसीएस की कोई परीक्षा दे रहे हैं, चाहे वो समीक्षा अधिकारी, बीईओ या पीसीएस 2024, तो उसके लिए आपके 35 से 40% क्वेश्चंस, मतलब अगर 150 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप लोगों को कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन सिर्फ इस सीरीज से आएंगे, ये बिल्कुल निश्चित है। तो चलिए चीज़ों को शुरू करते हैं। और इसमें जो पिछली क्लास में जहाँ तक क्वेश्चन छोड़े गए थे उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेंगे। ये सीरीज कंटिन्यूस चलेगी, पीडीएफ कंटिन्यू, एक ही पीडीएफ है, ठीक है। तो चलिए फटाफट समय वेस्ट नहीं करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बीओ और आरओ की परीक्षा इस साल होगी, मैं बस इतना ही कह सकता हूँ। चलिए पीडीएफ को ओपन कर लेते हैं। हम लोगों ने 50 क्वेश्चन तक देख लिए थे, 51वां क्वेश्चन आज हम लोग देखने जा रहे हैं। और इसमें मैंने जैसे बताया था कि मैंने कोई भी क्वेश्चन इसमें से हटाया नहीं है, तो दैट कि आपको ये भी आइडिया लगे कि उस समय करंट अफेयर किस प्रकार से पूछे जाते हैं, ताकि आप लोग को एक रेलेवेंट आइडिया मिल सके कि कौन सा करंट अफेयर कितना इंपॉर्टेंट होता है। खासतौर से ये फायदेमंद होगा उन बच्चों के लिए जो पहली बार पीसीएस के स्तर की परीक्षा की प्रिपरेशन कर रहे हैं। यकीन मानिए खंड शिक्षा अधिकारी, आरओ और पीसीएस, इनमें जीएस के पेपर में विशुद्ध रूप से कोई भी ऊपर नीचे नहीं रहता, लेवल बिल्कुल बराबर होता है। देखिए ये जो क्वेश्चन था ये 2022 के बेसिस में करंट अफेयर्स को लेकर पूछा गया था, ठीक। अब इसमें पूछा गया था कि स्टील के प्रोडक्शन में, स्टील के इस्पात के उत्पादन में दुनिया का रैंक 1 देश कौन सा है। देखिए आपको ध्यान देना होगा कि पहले जापान को काफ़ी ऊंचा रैंक मिलता था, लेकिन विगत कई वर्षों से जो चीन है, अभी भी ये रैंकिंग यही है। अभी भी जो चाइना है वो आपको रैंक 1 पे दिखेगा स्टील में। इंडिया का रैंक कितना है मुझे बताइएगा, 1, 2 या 3, ठीक। एक तो क्लियर हो गया, तो बताइएगा 2 है या 3। तो चाइना स्टील के प्रोडक्शन में रैंक 1 है, ठीक। इसका बिल्कुल से ध्यान दे दीजिएगा। नेक्स्ट 52वां क्वेश्चन, 52nd क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैच करना है। ये कुछ इसमें ना कुछ त्रुटियां होंगी, बिकॉज जो टाइपिस्ट था वो बहुत सही तरीके से कर नहीं पाया, उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये कुछ स्कीम्स थी और वो किस वर्ष में निकली हैं या हुई थी, ये क्वेश्चन करंट का नहीं बल्कि ये स्टैटिक जीके का पोर्शन है। ये स्टैटिक जीके से कम 35 से 40 क्वेश्चन सीधे निकल के आते हैं। स्टैटिक जीके मतलब जो बिल्कुल व्हाट व्हेन वेयर वाली टाइप का ना, वो बिल्कुल अलग। बाकी तो करंट अफेयर के अलावा सब स्टैटिक ही होता है, लेकिन स्टिल उसमें जो बिल्कुल ही रिपीटेड होते हैं भाई कई बार। इसमें अगर आप देखेंगे तो इंपॉर्टेंट स्कीम अगर आप कभी भी करेंगे तो ये सब स्कीमें आपको देखने को मिलेंगी। इसमें क्या चल रहा है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, NRHM, बहुत फेमस स्कीम थी ये। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 में आई थी, ठीक है, 2005, बिल्कुल से इसको ध्यान देना है आपको। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, ये जो नेशनल कोऑपरेटिव हेल्प करके प्रोग्राम था, रोजगार से संबंधित ही था ये 1995 में था। स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार और संपूर्ण, पहले हम देख लेते हैं कि ये हमारे ए और बी कहाँ मिल रहे हैं। ए का 2, ए का 2, ए का 2, ए का 2, बी का 1, तो ये हमारा आंसर मोस्ट प्रोबेबली हमारा आंसर ये हो जाएगा। अब स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना 1999 में था और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 में। सबसे ज़्यादा कहानी फंसेगी इसमें, ठीक है, सबसे ज़्यादा कहानी इसमें फंसेगी, क्योंकि इसमें आप लोग बहुत जल्दबाजी करने में कंफ्यूज हो सकते हैं। इसका जो ए ऑप्शन है ये आपका करेक्ट है, ठीक। ये खास तौर से जो नेशनल वेलफेयर स्कीम, ये तो NRHM तो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। इसमें उस समय काफ़ी चर्चा में आया था, भ्रष्टाचार के बीच में कई सारी चीज़ें लगी थी, तो उसके ऊपर था ये। चलिए चीज़ों को लेके आगे बढ़ते हैं। देखिए जो सामाजिक रूप से जो कोई बहुत बड़ी अगर स्कीम होती है ना, उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए विगत 4-5 वर्षों से मनरेगा के ऊपर लगभग क्वेश्चन आता है, कितना बजट एलोकेट हुआ है, कितना फंडिंग हुआ, मतलब ये सब चीज़ें अलग अलग घूम घूम के आती हैं। तो पास्ट हो जाएगा तो भी क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए उस समय का ये बैडमिंटन का करंट अफेयर था, बैडमिंटन का करंट अफेयर में इस साल भी क्वेश्चन कई सारे आ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए उस समय में था कि जनवरी 2022 में किसने सैयद मोदी टूर्नामेंट, सैयद मोदी भारत में बैडमिंटन का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, ठीक, तो उसका विनर कौन था। उस समय तो PV सिंधु थी। तो उस समय के मतलब घरेलू इवेंट्स को भी आपको देखते रहना होगा। और उस क्षेत्र में अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भारतीय ने अच्छा प्रदर्शन किया है तो वो स्वतः ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको याद होगा पिछला जो वर्ष था वो भारत के में बैडमिंटन में इंटरनेशनल लेवल पे भारत ने बहुत तगड़ा परफॉर्म किया था, ऑल इंडिया ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में भी।
तो वहां से घूम के क्वेश्चन सैयद मोदी वाले से आ गया, इंडिया के से आ गया। कई बार हम जो क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं वैसा नहीं आता, उससे क्षेत्र से लेकिन जुड़ा हुआ आ जाता है। ठीक है, तो 53rd, तो इन सबको थोड़ा आपको देखना होगा, जो लेटेस्ट प्लेयर हैं उनके बारे में आपको जानकारी रखनी होगी। अब देखिए 54th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उष्मगति, ये इसको इंग्लिश में थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं ना, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिकली मतलब उष्म गति है, ये उष्म लिखा हुआ है, उष्म गतिकीय। ठीक, थर्मोडायनेमिकली रूप से कार्बन का सबसे स्टेबल एलोट्रॉप कौन सा है, या स्टेबल रूप कौन सा है। कार्बन जो है, कार्बन एक एलिमेंट है, नॉन मेटल है, और वो इसका सबसे ज्यादा स्टेबल रूप कौन सा है, हीरा है, इसको डायमंड के रूप से भी जानते हैं, या ग्रेफाइट है। अब ये किस बेसिस से बोला जा रहा है, थर्मोडायनेमिकली, हीट के ऊपर। डायमंड होगा या ग्रेफाइट होगा, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। कार्बन का सबसे स्थिर रूप ग्रेफाइट है। बहुत से लोग इसमें डायमंड के ऊपर आंसर लगा सकते हैं, लेकिन आपको ये वर्ड देखना होगा, थर्मोडायनेमिकली स्टेबिलिटी पूछी है, 2500 डिग्री सेल्सियस तक इसकी स्टेबिलिटी बनी रहती है ना, उसके बाद ये डायमंड में कन्वर्ट होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अब ये 4 रेप्टाइल्स के बारे में बात की गई है, स्तनधारी जीव ना, रेप्टाइल्स की बात की गई है। इनमें से बोल रहे हैं कौन अपने जो बच्चे हैं वो अंडे के रूप में एग लेइंग के थ्रू देता है ना, लॉरिस, कंगारू, हेजहॉग या एडिकिना। अब ये चारों अगर आप देखोगे ना गूगल करके, तो ये आप जैसे बहुत ही, हेजहॉग तो बिल्कुल छोटी छोटी उल्लू की तरह आंखों वाला, ये बिल्कुल ही बहुत ही दुर्लभ स्पीसीज हैं, और कंगारू तो खैर बहुत फेमस है। इनमें से कौन सा है जो अपने बच्चे अंडे देके पैदा करता है, आंसर होगा एकिडना, 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 डी ऑप्शन। ये क्वेश्चन एक कठिन ऑप्शन है, प्योर बायोलॉजी का क्वेश्चन है ये, एनिमल किंगडम से। ठीक, चलिए अब सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ पे नाव के चित्र या मॉडल मिले हैं। तो जब भी आपको नाव की बात करें ना, तो एक चीज को ध्यान रखना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जब भी सी रूट की बात करें, या जब भी बात करें कि नाव की, पानी के जहाज की, तो हमेशा आपको लोथल याद रखना पड़ेगा, लोथल याद रखना पड़ेगा। अब इस ऑप्शन में जहां भी लोथल लगा हो ना, क्योंकि 2-2 दिए हुए हैं, क्योंकि लोथल तो जरूर देंगे। ये ऑप्शन देखो, डी ऑप्शन, मोहनजोदड़ो और लोथल। जी, लोथल गुजरात में ये हड़प्पन साइट है, और उस समय इस जगह को पोर्ट के रूप में यूज किया जाता था, है ना, और ये बिल्कुल समुद्र के किनारे ही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। टेलीग्राम ग्रुप में अगर नहीं जुड़े तो जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, अल्टीमेटली पीडीएफ वहाँ शेयर होगी। इसके साथ साथ इस चैनल पे अगर सब्सक्राइब नहीं किया अगर आपने अभी तक, तो बता दें इस चैनल पे बेसिकली टीचिंग और पीसीएस संबंधित परीक्षाओं के ऊपर ही क्लासेस होती है, मुख्य रूप से जीएस से संबंधित, है ना, और साइकोलॉजी से रिलेटेड। तो अगर आप इन परीक्षाओं की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एक डिसेंट क्लास यहाँ मिलेगी, बिना किसी शोर शराबे, बिना किसी टाइम वेस्ट के। नेक्स्ट, अब देखो ये यूपी स्पेशल का पर एक अच्छा क्वेश्चन आ गया है, सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। हम 2011 के सेंसस को ही मान के चलेंगे। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग में पूछा गया है कि कुछ सिटीज दी गई हैं, उनको डेंसिटी को, उसमें पॉपुलेशन, किस राज्य, किस शहर में कितनी पॉपुलेशन है, उसके आधार पे किस क्रम में लगाना है, अवरोही क्रम में, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले बड़ा, छोटा, 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 डन। तो सबसे ज्यादा इनमें जनसंख्या तो भाई देखो किसकी है, कानपुर की है, सबसे ऊपर कानपुर, सेकंड, फिर इसके बाद लखनऊ राजधानी है, इसके बाद गाजियाबाद, इसके बाद आगरा। ठीक है, सेकंड, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, ठीक, क्लियर, क्लियर है, कुछ भी फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। भारत में सर्वाधिक टाइडल एनर्जी कहाँ से जनरेट होती है। भारत में ज्वारीय या टाइडल पावर सर्वाधिक रूप से कहाँ मिलती है, मन्नार तट, मन्नार तट कहाँ है, दक्षिण भारत में, या उत्तरी सरकार तट, कहाँ पे, ये आपको उड़ीसा के पास देखने को मिलेगा, जो उड़ीसा से लेके आंध्रा का, एक मिनट, इस समय भी है ना बच्चे, उड़ीसा से लेके जो आंध्रा का पोर्शन है वहाँ के इलाके को ना उत्तरी सरकार का तट बोलते हैं। केरला तट बेसिकली मालाबार तट भी इसको बोला जाता है। ये खंभात
की खाड़ी है, खंभात फेमस भी है, ये गुजरात के पास है। आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली भी, अगर आप देखेंगे ना फिल्मों में भी कई जगह, तो जो पश्चिमी भारत है ना उसमें जो गुजरात के आसपास दमन दीव दादर नगर हवेली अगर आप कभी घूमने जाए तो वहाँ आपको ये विंड मिल बहुत सारी देखने को मिलेंगी। तो टाइडल एनर्जी, विंड, मतलब ये सारी जो एनर्जीज हैं ये गुजरात में इसका प्रोडक्शन बहुत बड़े पैमाने पर होता है। बहुत से लोग इसमें उत्तरी सरकार तट वाले नाम को देख के ना कंफ्यूज हो सकते हैं, मन्नार और केरल तट पे भी कंफ्यूज हो सकते हैं। आंसर इसका खंभात का जो कोस्ट है ना वहाँ पे। तो ऐसे दिमाग में रख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन जब मेरे सामने आया था तो मुझे यही था कि दादर नगर हवेली में ना ये पावर जनरेशन पे काफ़ी काम होता है सिंपली। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। बस ये पता होना चाहिए खंभात कहाँ है, खंभात की पूरी खाड़ी है गुजरात में, ठीक। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब देखो कितना खतरनाक क्वेश्चन है। लगभग हर वर्ष हमारे बजट से ना एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि कौन ये स्कीम कब शुरू की गई या इस स्कीम में इस साल कितना पैसा दिया गया, अलोकेट किया गया। तो ये पूछा गया कि भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मिशन योजना के लिए किस फाइनेंशियल ईयर में बजट घोषित किया गया था। मतलब किस बजट में, किस साल के बजट में जल जीवन मिशन को स्टार्ट किया गया था। जल जीवन मिशन बेसिकली टैप वाटर सप्लाई करनी है हमारे ग्रामीण इलाकों में खास तौर से, और 100% पानी की आपूर्ति हो जाए पाइप के द्वारा, गांवों में लोगों को पीने का पानी उपलब्ध हो सके पाइप के द्वारा, है ना। ये इसका लक्ष्य है। बहुत सारे राज्य इसको करते भी जा रहे हैं, गोवा उनमें से एक है। अब किस साल ये शुरू हुआ था, तो इसमें तो नहीं हुआ था, ये हुआ था 2021-22 में। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, सी ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगर आप चलोगे 60वां क्वेश्चन, देखिए हम लोग 10 क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत स्ट्रेट कर लिए, और अब इन क्वेश्चंस का लेवल अगर आप देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ ये लेवल उपयुक्त है। वर्तमान में जिस तरह के प्रश्न आ रहे हैं हमें उसी तरह के प्रश्न करने होंगे, सच्चाई तो ये है। और इसमें मैंने इसीलिए 2014 तक के प्रश्न लिए हैं, तो उससे पहले के जो प्रश्न हैं उसके लेवल अब थोड़े पैटर्न चेंज हो गए हैं, तो उस स्तर के प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं। अब देखिए ये क्या है, ये देखो मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन आ गया है। अब ऑर्डर पूछ लिया, कालक्रम पूछ लिया, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ लिया कि कौन सी घटना कब हुई। गदर पार्टी की स्थापना, गदर पार्टी की स्थापना विदेश में हुई थी भाई, सैन फ्रांसिस्को में 1913 में। 1000 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसको लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना इसके प्रेसिडेंट थे, लाला हरदयाल इसके संस्थापक थे। बहुत इंपॉर्टेंट है 1913। इससे ही रिलेटेड था बर्लिन इंडिया इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना, ये भी इसी से रिलेटेड थी, गदर पार्टी से ही। जर्मनी में हुआ था 1915 में। ठीक। चिटगांव में ना, चिटगांव जो आज ढाका में है, मतलब कि बांग्लादेश में जो है चिटगांव, उसमें बंगाल का हिस्सा था। वहां पे ना अंग्रेजों की आर्मरी लूट ली थी। सूर्यसेन एक क्रांतिकारी थे, उनके नेतृत्व में, बहुत बड़ी बात थी ये। 1929 की घटना है ये, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, केंद्रीय असेंबली, ये भगत सिंह वाला और बटुकेश्वर दत्त वाला जो उन्होंने बम फेंका था, वो कब हुआ था, 1927 में हुआ था। तो ये हो गया सबसे पहले, देख लो आंसर मिलाने की जरूरत नहीं। 13, 15, 29 और 27, इसके हिसाब से आप देख लेना कौन सा हो जाएगा, ठीक है। डन, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आंसर इसमें आप इजीली मैच कर लेना, ठीक है। 13, 15, 29 और 27। नेक्स्ट, निम्नलिखित, ये सोशलिस्ट के ऊपर क्वेश्चन आ गया, कठिन क्वेश्चन है भाई। देखो ऐसे क्वेश्चन तो ज्यादातर लोगों की गलत होते हैं, ऐसे क्वेश्चन अगर आपको नहीं आए तो मत अटेम्प्ट करना। निम्नलिखित समाजशास्त्री सोशलिस्टों में किसने ग्राम्य नगरीकरण, अर्बनाइजेशन के विचार को विस्तार से बताया, मतलब शहरीकरण से ग्रामीणकरण की ओर के कंसेप्ट को कौन वकालत करता था। योगेंद्र सिंह, एच एस स्पेंसर, जी एस धुर्वे। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। उनका मानना था कि हमारे जो गांवों में पोटेंशियल है, शहरों, उसको अच्छे तरीके से भरा जाए। शहरीकरण के बहुत ज़्यादा वो क्या बोलते हैं, प्रवर्तक नहीं माने जाते थे। तो जो डी ऑप्शन है हमारा इसमें ये करेक्ट होगा। ये जो प्रीवियस ईयर है, खंड शिक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी और पीसीएस, तीनों के लिए बहुत 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 ज़्यादा उपयुक्त है। इसके साथ साथ आप अन्य किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें अगर आप जीएस का लेवल देख रहे हैं तो ये कहीं ऊंचा लेवल आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ये कोविड से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, इस क्वेश्चन को हटाइए बिल्कुल से। ये क्वेश्चन देखिए, करंट अफेयर में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ऑपरेशन के बारे में पूछा गया कि इस ऑपरेशन का क्या नाम रखा था भारत ने, कब, जब वो यूक्रेन से ना भारतीय छात्रों को निकाला जा रहा था। यूक्रेन, जब रशिया यूक्रेन का युद्ध होता पिछले साल शुरू फरवरी में, तो उसमें भारत ने एक इनिशिएटिव शुरू किया था अपने लोगों को बाहर से निकालने का। खासतौर से वहाँ मेडिकल के स्टूडेंट बहुत जाते हैं ना एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए। तो क्या नाम था उसका, ऑपरेशन हिमालय, ऑपरेशन गोदावरी, ऑपरेशन यमुना या ऑपरेशन गंगा। फाड़ू क्वेश्चन, ऑपरेशन गंगा था, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना होगा उस पर्टिकुलर ईयर में क्या कुछ इवेंट चल रहा है, ठीक है। जैसे मोदी जी गए थे तो अभी
नेवल राफेल की डील होने की बात हुई है, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं आगे जाके। नेक्स्ट, बैसिलस हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इससे क्या होता है? ये एक बैक्टीरिया है बच्चे, ये एक बैक्टीरिया है, और इससे कौन सी बीमारी होती है? बुखार, बुखार तो एक सिम्टम होता है ना। इन्फ्लुएंजा फ्लू होता है, निमोनिया होता है, या काली खांसी होती है। पर्ट्यूसिस होता है, वैसे निमोनिया का भी कुछ अंश होता है। देखिए अब ये विवादित क्वेश्चन हो जाता है, इस बीमारी, इससे ना निमोनिया भी होता है, पर्ट्यूसिस भी होता है। आयोग ने इसमें ये आंसर करेक्ट दिया हुआ था, तो हम इसी आंसर के साथ चलेंगे। पर्ट्यूसिस यानी हुपिंग कॉफ, है ना, काली खांसी। किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है? इको मार्क, अब जैसे कि हमारे जो उत्पाद होते हैं, भारत सरकार अलग अलग मार्क के निर्धारित करता है, जैसे कि आईएसआई मार्क, आईएसआई मार्क का होता है कि हाँ भाई अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है। तो वैसे ही होता है एक इको मार्क। इको का मतलब होता है ये जिस प्रोडक्ट को इको मार्क मिलेगा, मतलब कि ये प्रोडक्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली है। एनवायरमेंट फ्रेंडली है मतलब पर्यावरण के लिए सहयोगी है, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल चीजें होंगी इसमें, ठीक, जो पर्यावरण से मित्रवत हो, ठीक। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अब देखो, ये भक्ति काल से क्वेश्चन निकल के आ रहा है ये। इसमें चार दार्शनिक का है, चार फिलोसफर की बात की गई, और उनके जो उन्होंने कौन से प्रिंसिपल्स दिए थे? रामानुज विशिष्टवाद, विशिष्ट द्वैत, माधवाचार्य द्वैत, निम्बार्क द्विधा द्वैत, और वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैत। देख लीजिए, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा, डन। नेक्स्ट, सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कैसे किया जाता है? सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है। फोटोवोल्टिक सेल से, फोटोवोल्टिक, जहां ऑप्शन देख लो, फोटोवोल्टिक सेल्स होते हैं ना, जो सोलर पैनल के ऊपर लगे होते हैं ना सेल्स, वो फोटोवोल्टिक सेल ही होते हैं। यही सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है भाई, बस मस्त, बी ऑप्शन, इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की है, ठीक है, पिछली बार से शुरू हुआ था, ये इंपॉर्टेंट हो गया, तो आगे के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कब मनाया जाता है इसको? 5 अक्टूबर को, याद रखिएगा, 5 अक्टूबर को, ठीक, डॉल्फिन डे, ठीक है, डॉल्फिन डे। हमारी जो राष्ट्रीय जलीय पशु है कौन है, मुझे बताइएगा। डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से आता है? कितना बेसिक सा क्वेश्चन है। अब देखो, आप ऐसे जब क्वेश्चन गलत करते हो ना तो दिक्कत में आते हो। डेंगू जो है वो फीमेल एडीज मॉस्किटो से होता है बेसिकली, और चिकनगुनिया डेंगू इसी एडीज मॉस्किटो से ही होता है, और येलो फीवर भी इसी से होता है। बहुत डेंजरस बीमारी है, इसमें बेसिकली हमारे ऑर्गन्स में एक तो बोन फीवर होता है, हड्डी तोड़ बुखार होता है, उसके बाद प्लेटलेट्स बहुत रिड्यूस हो जाती है, हमारी जो हेमाटोलॉजी है उसमें प्रॉब्लम आती है, हमारे प्लेटलेट रिड्यूस होने लगती हैं, जिसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है, और एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है इंटरनली भी और एक्सेसिवली भी। बेसिकली ये 4 स्ट्रेन में होते हैं डेंगू के वायरस, इसीलिए 4 प्रकार के इसके वायरस होते हैं, इसीलिए किसी व्यक्ति को सामान्य रूप से जीवन में 4 बार डेंगू हो सकता है, लेकिन वो बहुत लीथल हो जाएगा अगर 4 बार हो जाएगा तो, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, मानसून के समय में आता है और ये बहुत डेंजरस बीमारी है, खासतौर से ये तटीय उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये होता है, फिलीपींस थाईलैंड में काफ़ी बड़ी मात्रा में बीमारी होती है, ठीक। चलिए 70वां क्वेश्चन, अब देखिए बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन है ये। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन यूनियन, ये क्या है? जो एचआरएसए था ना, हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन, जब इसकी 1927 में स्थापना हुई थी, जब काफ़ी सारे लोग, पहले जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट जो थी संस्था थी, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सबकी चलाई जा रही थी, उसमें काकोरी, उसके बाद फिर उसके बाद आपका जो ये असेंबली कांड हो गया, बम कांड, उसमें बहुत सारे लोग भूमिगत हो गए, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया, तो फिर से नया संगठन बनाने की नीड पड़ी थी। तो उस संगठन का निर्माण किसने किया था? यतीन्द्रनाथ का नाम आए तो सीधे आपको ध्यान देना है, यतीन्द्रनाथ, अजय घोष, फणींद्र घोष, और इसमें चंद्रशेखर आज़ाद का भी नाम आएगा, ठीक है, डन। चलिए बी ऑप्शन। अब ये स्टेट्स हैं, किन स्टेट्स में कितनी लेजिस्लेटिव असेंबली की स्ट्रेंथ है, विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है?
गोवा में 40 है, करेक्ट है। कौन सा सही नहीं है, गलत पूछा हुआ है ना। उत्तराखंड में 70 है, सही है। मणिपुर में 62 है, मणिपुर देखो न्यूज़ में भी है, मणिपुर में 60 है। यूपी में 403 है, करेक्ट है। तो ये बी ऑप्शन, सी ऑप्शन हमारा गलत है। मणिपुर में 60 है। ठीक है, ठीक है। बता दीजिए बिहार में कितनी है, वेस्ट बंगाल में कितनी है, बता दीजिए, न्यूज़ में चल रहे हैं। अभी देखो इस साल ना मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चुनाव होंगे दिसंबर तक, तो इनके बारे में जानकारी रख लेना, कहाँ कितनी स्ट्रेंथ है। प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है। अच्छा, आज हम लोग हमें 71 क्वेश्चन करने ना, हाँ आज इतने पे डन करते हैं। हम लोगों ने 20 क्वेश्चन कर लिए। कई बार जब वीडियो लंबी हो जाती है ना, तो बच्चे जल्दी ज़्यादातर पढ़ते नहीं है, तो इतने पे ही चीज़ों को डन करते हैं। और उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे और आगे की ओर जल्दी से बढ़ते रहेंगे। उम्मीद करूँगा कि ये जो लेक्चर की सीरीज़ है ये रेगुलरली आ पाए, है ना। थोड़ा सा व्यस्तता की वजह से रेगुलरली सीरीज नहीं ला पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि रेगुलरली ये जो 10,000 के आसपास क्वेश्चन है इसको हम करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच, बाय।